जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बल क्या होता है, बल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम जानते हैं जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, धक्का देने की कोशिश करते हैं या उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तब उसी को क्या बोला जाता है, उसी परिस्थिति को बल बोला जाता है। अर्थात जब वस्तु पे हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या खिंचाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां क्या प्रयोग किया जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है। ठीक। और यहां हम क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु के इकाई स्थान पर, किसी वस्तु के इकाई स्थान पर मान लेते हैं ये एक क्या है, डेस्क है। यदि इसके हम इस भाग पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बल लग रहा है एक प्रकार का क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, ताप, दाब, माप, आयतन, अर्थात ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या, दाब। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दाब का मात्रक क्या है। देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। और दाब का मात्रक देखिए, दाब बराबर क्या होता है कि बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर। तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अर्थात आपका दाब का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को वैज्ञानिक पास्कल के सम्मान में क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या माना जाता है, एक पास्कल के बराबर। तो यही पास्कल क्या है, दाब का मात्रक है, तो न्यूटन पास्कल। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक, और वाट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा या तो पास्कल होगा। ठीक है, दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आर्किमिडीज यूनान के थे, यानी आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, प्रकृतिवादी थे या गणितज्ञ थे। इस सब में ऑप्शन है आपका कि आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये दार्शनिक भी थे। शुरू में दार्शनिक बोला जाता था खोजकर्ता को, लेकिन बाद में उसी दार्शनिक शब्द के बदले किसका प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज यूनान के थे, जो क्या थे, दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन 4, बल का मात्रक क्या। अभी हम तुरंत पीछे बताए, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, वाट, पास्कल, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बल का मात्रक न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमानीदार तुला से मापा जाता है। देखिए, दो बातें फिजिक्स में आती है, एक आता है क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और एक आता है भार। इसको समझ लेते हैं। ये कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है, तुला भी दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, दंड तुला हो जाता है, एक हो जाता है दंड तुला। ये जो हो गया क्या हो गया आपका, दंड तुला हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि 1 kg इधर हम रख रहे हैं कोई वाट, तो इधर हम वस्तु को रखना पड़ेगा। ठीक है, इस माप को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं होता है, ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। इसमें जो दिशा निश्चित नहीं होती है। भार जो होता है आपका, ये क्या होती है कि कमानीदार तुला से इसको तौला जाता है। ठीक है,
ये हो गया कमानीदार तुला। और यहां पे यदि हम किसी वस्तु को लटका दे रहे हैं, अब ये सीधा कमानीदार तुला में जब यहां वस्तु को लटकाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, इस वस्तु को खींचते रहेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल के यदि किसी वस्तु की हम क्या करते हैं, वजन करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। भार द्रव्यमान किसी भी ग्रह पे चल जाइए, चंद्रमा पे, उपग्रह पे चल जाइए, पृथ्वी पर चल जाइए, ये द्रव्यमान हर जगह बराबर होगा वस्तु का, लेकिन भार जो है बदल जाएगा। काहे कि गुरुत्वाकर्षण बल सबका क्या होता है, अलग अलग। जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु यदि 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका क्या होगा, वजन, भार जो होगा 1/6 हो जाएगा। द्रव्यमान उसका 60 केजी ही होगा, लेकिन भार उसका 1/6 अर्थात कितना केजी हो जाएगा, चंद्रमा पर 10 केजी हो जाएगा, जब पृथ्वी पर उसका वजन कितना है, 60 केजी है। तो क्या है कि वहां की गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करती है, पृथ्वी के 1/6 भाग काम करता है, इसीलिए भार उसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो कमानीदार तुला से हमेशा क्या मापा जाता है, दाब, भार, आयतन, मात्रा। तो क्या हो जाएगा, भार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब बराबर होता है बल गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा बल, बल बटे क्षेत्रफल, बल माइनस क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है, ये एक दबाव बनाए हुए है हमारे ऊपर। तो ये जो है एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ। देखिए ये HgMm, Hg पारा बोला ये धातु है और ये लिक्विड अवस्था में रहता है स्तंभाकार, नली में क्या रहता है, ये पारा भरा रहता है और इसी से वायु दाब मापा जाता है, जो कि कितने बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के। पारद मतलब यहाँ Hg, ठीक है, पारा मरकरी की बात हो रही है, जो एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 76 मीटर पारद स्तंभ के, 7.6 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के और 760 किलोमीटर पारद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ एक वायुमंडलीय दाब बराबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तैरने का क्या नियम है, अर्थात बोलता है कोई वस्तु कब पानी में तैर सकता है, कब द्रव में तैर सकता है। 3 स्थिति बनता है, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के बराबर होता है। हम सब जानते हैं यदि कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा है, इसमें क्या है, द्रव भरा है। अब मानिए एक हम क्या करते हैं, गोला को इसमें डुबोते हैं, तो निश्चित रूप से इस भरे बाल्टी से पानी क्या होगा, कुछ मात्रा में बाहर आ जाएगा, कुछ मात्रा में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना बाहर आएगा तैरने के लिए, यह नियम जरूरी है। 3 बातें आती है, हो सकता है या तो वस्तु के बराबर जल बाहर आएगा, या उससे कम आएगा, या उससे अधिक आएगा। तो तैरने का तो ये जो इसका आंसर होगा आपका कि कोई भी वस्तु का भार कितना होता है, जितना जल बाहर निकलता है उस जल के वजन के बराबर उस वस्तु का क्या होगा, भार होगा। किसी द्रव में वस्तु को डुबोते हैं तो जितना द्रव उसके कारण बाहर आता है उसी के भार के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये तैरने की बात बोल रही है। तैरने की स्थिति में क्या होता है कि नदी में यदि बात करें तो हो सकता है कोई वस्तु पूरे डूब जाएगी, कोई पूरे डूबी रहेगी, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग बाहर रहेगा और सतह पे तैरते रहेगा, और एक होगा कि पूरी तरह क्या करेगा, तैरते रहेगा ऊपर में। तो इसका क्या हो जाएगा, वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव के भार। ऐसा नहीं होगा, ऐसे में वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वस्तु का भार अधिक होगा विस्थापित द्रव के भार से, इससे भी वस्तु क्या होगी, वस्तु का भार अधिक हो जाएगा फिर भी डूब जाएगी, और वस्तु का भार कम होगा विस्थापित द्रव से, तब वो क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तैरने का नियम क्या है,
कि वस्तु का जो भार होगा वो विस्थापित द्रव से भार से क्या होगा, कम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब, देखिए क्या नियम क्या है कि द्रव P बराबर आप जानते हैं कि ये द्रव की गहराई H लेते हैं, ये समानुपाती होता है, ये क्या होता है, P के समानुपाती होता है। P के क्या होता है, समानुपाती। जब समानुपाती आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ये गहराई बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, और गहराई घटेगा तो दाब भी क्या होगा, घटेगा। समान अनुपात में दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है, पहले घटता है बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व के बराबर होता है। तो बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि पानी के घनत्व से क्या होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है। पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व क्या होगा, कम होगा। लिखे, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। एक्सपोर्ट होने लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई होती है क्योंकि वहां हवा का दाब अधिक होता है। सबसे पहले बात ये जान लीजिए, जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे ऊंचाई बढ़ेगा दाब क्या हो जाएगा, घटेगा, दाब घटेगा। ओके, ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब, वायुमंडलीय दाब घटता है। तो पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है कि हवा का दाब अधिक होता है। नहीं, अभी बताया ऊंचाई पर दाब क्या होता है, कम, हवा का दाब कम होता है, हवा का दाब शून्य होता है, हवा नहीं होती है, हवा होती है लेकिन हवा का दाब क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होती है, कम होती है, इसीलिए वहां खाना पकाने में दिक्कत है। जैसे पहाड़ पर 70 डिग्री सेल्सियस में ही पानी क्या होता है, उबलने लगता है, अर्थात पानी का जो क्वथनांक होता है कितना होता है पहाड़ पर, 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम जानते हैं यहां पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी की सतह पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब पानी यहां 100 डिग्री पर क्या होता है, उबलने लगता है, तब यह खाना हम बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो यहां पकता है। अब बताइए, पानी जब 70 पर ही खौलना चालू कर दे तो हमको और अधिक उसमें समय लगेगा पकाने के लिए, काहे कि जो 100 डिग्री पर खौलता था, इतना तापमान लेता था, वो कम तापमान पर ही क्या है, खौलने लगा। लेकिन चावल को तो उतना ही तापमान चाहिए, उष्मा चाहिए पकने के लिए, चाहे वो पृथ्वी पर सतह पे बनाए या पहाड़ पे बनाए। इसीलिए यहां क्या होता है, अधिक समय लगता है पर्वत पर भोजन बनाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्प्लावक बल का मात्रक क्या है। देखिए, उत्प्लावन बल क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है, और यह घटना ही उत्प्लावकता कहलाती है। ठीक है, और यहां जो पानी में इस वस्तु के भार की कमी का वजह है उत्प्लावन बल। तो उस उत्प्लावन बल, चाहे कोई भी बल हो, उसका मात्रक क्या होगा, आपका न्यूटन ही होगा। ठीक है, इसका उत्प्लावक बल का भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब, अभी तुरंत बताएं, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कम प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा अधिक होता है। तो अभी बताएं, जब ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है? कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्प्लावक बल का परिणाम वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के क्या होता है? परिमाण होगा, परिणाम नहीं, यहां परिमाण हो जाएगा। वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है। अभी पीछे हम बताएं कि क्या होगा? बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के क्या होगा? बराबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, अभी पीछे था कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या था? 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ। ठीक है, तो इसमें किसमें मापते हैं? पारद स्तंभ में। थर्मामीटर से, पारद वायु दाब मापी से, मैनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? पारद वायु दाब मापी यंत्र से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पारद वायु दाब मापी यंत्र से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार के सूट पहनते हैं। देखिए, जब कोई अंतरिक्ष में सफर करता है तो निश्चित रूप से वह एक विशेष सूट का क्या करता है? चयन करता है। क्यों करता है चयन? क्योंकि शरीर का वायुमंडलीय ताप से बचाने के लिए, शरीर को हवा से बचाने के लिए, शौक से, सुंदर दिखने के लिए, क्या या अपने रुधिर वाहिनी को फटने से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शरीर को हवा से बचाने के लिए। शरीर को हवा से बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? विशेष प्रकार की सूट पहनते हैं। ऐसे वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो सूट के अंदर ऑक्सीजन भी लेके अंतरिक्ष यात्री चलते हैं ताकि उनके श्वसन क्रिया में कोई दिक्कत नहीं हो, और हवा से भी प्रभाव उनका क्या होगा? बचेगा, शरीर सुरक्षित रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लवन करता है, प्लवन मतलब तैरता है, तो उस पिंड का भार बराबर होता है विस्थापित द्रव्य के भार के, पिंड के समान आयतन के द्रव्य के भार के, पिंड के आधे आयतन के द्रव्य के भार के, या इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत बताए थे कि जब कोई द्रव में वस्तु पिंड प्लवन करेगा, तैरेगा, तो उस पिंड का भार के बराबर क्या होगा? विस्थापित द्रव्य का भार होगा। यानी जो पानी बाहर निकलेगा उसमें वो क्या हो जाएगा? वस्तु के भार प्लवन करने के लिए जो चाहिए बल या उसमें जो द्रव्य की मात्रा होगी वस्तु के भार के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होगा वस्तु का भार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए थे। किसी वस्तु पर जब क्या किया जाता है? धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? कि हम उस पर किसका प्रयोग किए हैं? दाब का, बल का, प्लवन का, आयतन का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बल। क्या हो जाएगा? बल। किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में प्रकाश का वेग होता है। देखिए, तीन माध्यम की बात करते हैं हम। एक वायु, कांच और जल। ठीक है, पानी। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी हम बोल सकते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है कितना होती है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में यह हो जाता है कितना? 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कांच में हो जाएगा 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या उसमें किलोमीटर में बदल लीजिए। तो याद रखिएगा, ये तीनों माध्यम वायु, पानी और कांच में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है वायु। एक आ जाता है निर्वात। देखिए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता, लेकिन वायु निर्वात में भी गमन करती है, जो कि
हवा में जो होता है, वायु में प्रकाश चल वही कहाँ होती है, कांच में, लेकिन क्या कहते हैं, निर्वात में, लेकिन थोड़ा अधिक होता है, 3.1 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा निर्वात और वायु को बराबर मानते हैं, क्योंकि 3.1 है और ये 3 है, थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों में क्या है बदलाव, ये आप देख सकते हैं। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, उससे कम क्या होती है वायु में, और सबसे कम क्या होती है ठोस कांच में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसमें नहीं लगा है, सब में लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वायु का वेग, वायु में प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए अपवर्तनांक क्या, कि पानी में प्रकाश जो प्रवेश जब करती है ना तो थोड़ा विचलित हो जाती है, और वही विचलन किरण से क्या होता है, कोण का निर्माण होता है, जो कि अपवर्तनांक कहलाता है। कितना होता है, 1.43, 1.33, 1.56 या 1.66। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश किरणें में रंग होता है, यानी बोल रहा है कि प्रकाश किरणें का मतलब हुआ, हम जानते हैं सूरज के प्रकाश की बात करेंगे तो उसको क्या माना जाता है, श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। 7 रंगों का क्या है, ये मिश्रण है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारिएगा तो वो कितने रंग में विभक्त हो जाएगी, 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। और यही प्रकाश का आपका अपवर्तन का भी एग्जाम्पल है, जिससे इंद्रधनुष का बनना। वो पानी जो है प्रिज्म का काम करता है, जल की बूंद, और जब सूर्य प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो 7 रंग में विभक्त होकर किसका निर्माण कर देती है, इंद्रधनुष का। तो प्रकाश की किरणें में कितना रंग हो गया, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 7। श्वेत प्रकाश में कितना रंग है, 7 रंग है। अगले क्वेश्चन की ओर। मायोपिया का इलाज करते हैं। देखिए मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। देखिए कुछ दृष्टि दोष है, 2 आपका इंपॉर्टेंट है, निकट, और एक क्या है आपका दूर दृष्टि दोष, और फिर इसके अगले क्या है, जरा दृष्टि दोष, और एक है अबिंदुकता। अबिंदुकता, ये 4 प्रकार का आंखों का क्या है, दोष है, रोग है। तो देखते हैं क्या होता है चारों। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कि जब कोई किसी व्यक्ति को निकट का वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, और दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो उसके दोष को क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष जो है क्या होगा, दूर का वस्तु क्या होगा, इसमें स्पष्ट दिखाई देगा, और निकट का क्या होगा, धुंधला। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का वस्तु साफ दिखाई देगा, और निकट का वस्तु क्या होगा, अस्पष्ट। और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगा, दूर का वस्तु क्या होगा, वो अस्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष, तो दूर ऐसा लगता है कि माना जाता है कि दूर की वस्तु और अस्पष्ट दिखाई देगा नाम से, लेकिन नाम का उल्टा काम इसका है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर का वस्तु ही क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, और निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और जरा दृष्टि दोष में है दूर और निकट दोनों वस्तु क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। और अबिंदुकता, इसमें क्या होता है, ये कोई दूर में खंभा है, ठीक है, ये क्या होगा, उदर्गता या क्षैतिज लंबा वस्तु रखा हुआ, तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लगेगा कि दूर में एक पेड़ है, लेकिन है कि नहीं वो स्पष्ट जवाब नहीं देगा। तो ये 4 दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन अभी है, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का, द्विफोक्सी, बाइफोकल, बाइफोकल, जिसको बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं, बेलनाकार लेंस, ठीक है, जिसकी ये हो गया बेलनाकार लेंस, आप जानते हैं। और फिर अबिंदुकता जो है, इसमें एक अलग कैटेगरी का ये क्या है,
दिक्कतें हैं इसमें, जिस प्रकार की दिक्कतें हैं वैसा चश्मा का प्रयोग किया जाता है। दो बातें हो जाती है, एक उदर्द और एक क्षैतिज खंभे और स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह क्वेश्चन है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष का इलाज करते हैं किस लेंस द्वारा? अवतल लेंस, प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण क्यों गुजरती है? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें क्यों गुजरती है? क्योंकि परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कम प्रकाश के कारण या अधिक प्रकाश के कारण। देखिए, जब कोई माध्यम, जैसे हम यहां ले लेते हैं कांच, ठीक है, कांच की एक सिल्ली ले लेते हैं और इसमें जब प्रकाश हम गुजारते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है? इस प्रकार विचलित होता है। ये क्या होता है? तो ये घटना जब पारदर्शी माध्यम की बात होगा तो वो प्रकाश का क्या कहलाएगा? अपवर्तन। बोलेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया जाने पर, तो उसी समय क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। और परावर्तन क्या होती है कि ये आपका एक भाग रंगा रहेगा और इससे टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो ये होगा परावर्तन और ये होगा अपवर्तन। तो बोल रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो प्रवेश करने का मतलब है प्रकाश का क्या होगा? वहां अपवर्तन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब देखते हैं। माध्यम की बात कर लेते हैं, थोड़ा देखिए समझ लीजिए कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है। विरल और सघन हम ऐसा जानते हैं कि जहां पे प्रकाश तीव्र गति से प्रवेश करेगा वो माध्यम क्या होगा? विरल होगा। और जहां प्रकाश धीमी गति से प्रवेश करेगा वो माध्यम क्या होगी? सघन होगी। तो बताइए, वायु में तीव्र गति से या कांच में तीव्र गति से प्रकाश गमन करती है। वायु में बताए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में बताए 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो निश्चित रूप से वायु जो होगा कांच की अपेक्षा क्या होगा? विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या होगा? सघन माध्यम। और इसी माध्यम के वजह से प्रकाश जो होती है क्या होती है? एक माध्यम में जब प्रवेश करती है, इस पर हम एक लंब डाल देते हैं, अभिलंब, तो वो क्या होती है? मुड़ती है, विचलित होती है। मुड़ना या विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। क्या होती है? क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अभी हम तुरंत बताए हैं, वायु में, कांच में, पानी में, हर जगह प्रकाश की चाल क्या है? अलग है। जिसके कारण बताइए, यदि कांच में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर प्रकाश क्या होगा? मुड़ जाएगा। क्या कि यहाँ वायु जो है विरल माध्यम है और कांच जो है क्या है? सघन माध्यम। कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और यही यदि कांच से फिर पुनः ये देखिए, ये घटना जो है या ये इसमें प्रवेश किया और ये अब क्या है? कांच के बाद मानिए यहां क्या आ गया आपका? आगे फिर वायु, यहां वायु, ये कांच हो गया पूरा। तो यहां से वायु क्या होगी? अभिलंब से दूर भाग जाएगी। इसका अभिलंब ये हो गया, यहां से दूर भाग जाएगी। तो जब वायु विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब वायु सघन से विरल में प्रकाश जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन में, विरल से सघन में, विरल मतलब क्या बताए कि प्रकाश की चाल अधिक, अधिक से कम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका क्या कहलाएगा? अभिलंब। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ये परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी बराबर होती है, लेकिन उसके बाद की घटना अलग हो जाती है अपवर्तन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है।
प्रकाश के रंग के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण, या प्रकाश के चाल में परिवर्तन। अभी तुरंत बताए थे, प्रकाश के माध्यम में अलग अलग चाल होता है जिसके वजह से अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, याद रखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकेंड, और पानी में 2.25 लाख, और कांच में 2 लाख। और यही अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश का चाल है अलग अलग होता है। इसी परिवर्तन के कारण क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह क्रिया, विचलन की क्रिया अपवर्तन कहलाती है, और यह होती है प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, क्यों? देखिए, जब आप पानी में सिक्का डाल के देखिएगा तो सिक्का पेंदी से थोड़ा ऊपर उठा नजर आएगा, वास्तविक गहराई कम नजर आएगी। लकड़ी डालिएगा पानी में तो वो टेढ़ी नजर आएगी। तो ये सब घटना प्रकाश के अपवर्तन का है, प्रकाश के परावर्तन से नहीं। प्रकाश के अपवर्तन से हाँ, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से नहीं, प्रकाश के अपवर्तन से। परावर्तन के कारण आप जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इमेज का निर्माण होता है। वर्ण विक्षेपण से प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमचिका का निर्माण होता है। गर्मी के दिनों में आप देखिएगा कि रोड पर वृक्ष के छांव जहां रहेगा ना, वहां जल की नजर आएगा, जिसके वजह से हिरन पानी की तलाश में मर जाती है, इसीलिए उसको मृगमचिका बोला जाता है। वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और इन धनुष का निर्माण भी 2 घटना से होता है, एक प्रकाश के अपवर्तन से और एक इससे भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में आधी डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है? अभी तुरंत बताए, कौन हो जाएगा? आंखों को धोखा देता है। लीजिए, पानी में आधी डूबी क्यों मालूम पड़ती है? बोल रहे आंखों की धोखा देता है। टेढ़ा करना पानी का गुण है, ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही धोखा देता है ना पानी का वो गुण है, बल्कि प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। नहीं, ये भी नहीं होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि पानी में आधी डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है? क्योंकि वहां प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती रहती है। ऐसा बात नहीं है कि हमारा आंख धोखा खा रहा है, या पानी का ऐसा ही गुण है कि वो क्या कर देता है, वस्तु को टेढ़ा कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की किरणें विभिन्न अवयवी रंग में बट जाता है, क्योंकि प्रिज्म 2 सतहों पर किरण का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की 2 सतह से किरण का विचलन होता है, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरण का परावर्तन होता है, और विभिन्न रंग से रंग की किरणें का वेग भिन्न भिन्न होता है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, हम एक क्या ले लेते हैं, पहले प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है, जब प्रिज्म में से हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश गुजारेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, श्वेत प्रकाश है। तो अभी तुरंत हम बताए थे, ये 7 रंगों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। देखिए, यहां एक वर्णपट बना दे रहे हैं, ये 7 रंग इस वर्णपट पे हमको नजर आता है। ठीक है, जो कि सबसे ऊपर में कौन सा रंग रहेगा, लाल, और सबसे नीचे में बैगनी रंग, बैगनी। ठीक है, और फिर इस बीच में जो 5 रंगें होगी वो क्या हो जाएगी, बैजा नीह पिनाला, बैजा बैजानी पिनाला। ये 7 रंग का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, शुरू में बैगनी है और अंत में क्या है, लाल है। बीच में ये 5 रंगे जो है, जामुनी है, नीला है, क्या है, हरा है, पीला है, नारंगी है। ठीक है, ये 7 रंग है, बैजानी पिनाला, ये 7 रंगों का क्या है, और इंग्लिश में आता है वैल्यूर।
ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न अवयवी रंग में क्यों बढ़ जाता है। ये 7 रंग में जो है, ये जो यहाँ पे 7 रंग नजर आता है, ये 7 रंग क्यों नजर आता है। ठीक है, तो ये क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण नजर आता है। और सबसे पहले याद रखिएगा, वर्ण पट पे कौन प्रकाश पहुंचेगा, बैगनी पहुंचेगा। कारण कि बैगनी का विचलन जो होता है, विचलन मतलब क्या हुआ कि ये मुड़ने की क्रिया जो होगी सबसे अधिक होगी। बैगनी की विचलन की क्रिया सबसे क्या होगी, अधिक होगी। यानी ये तीव्र गति से मुड़ जाता है और प्रकाश की चाल भी बैगनी रंग की अधिक होती है। और ये जो लाल है, इसकी विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे अंत में आता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो है क्या होगा, कम गति से गमन करेगा, और निम्न तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अधिक गति से गमन करेगा। इसीलिए बैगनी की विचलन अधिक होती है और लाल रंग का विचलन कम होता है। खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, धीरे धीरे गति करती है, जिसके कारण दूर से ही लाल रंग क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए खतरे के निशान में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग। क्यों, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और विचलन कम होती है, ये मूर्ति कम है। सबसे अधिक मुड़ने की काम किसका है, बैगनी का है। और ये पूरा घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये क्या है आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो हम अभी बता रहे हैं प्रकाश का क्या है, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकार का प्रकाश का कितने रंग, 7 रंग में विभक्त होने की क्रिया है। ठीक है, यहाँ जो है श्वेत प्रकार का इस वर्ण पट पे कितना, 7 रंग नजर आता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्ण पट बोलते हैं। तो विभिन्न रंगों के किरणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। अभी यही बताया कि विभिन्न रंग का चाल जो होता है अलग अलग होता है। इसीलिए ये रंग 7 रंग नजर आता है वर्णपट पर प्रिज्म से गुजरने के बाद, कि जिसकी चाल अधिक होगी वो सबसे पहले आएगी और जिसकी चाल कम होगी वो सबसे अंत में आएगी। तो सबसे प्रकाश की चाल कम किसकी होती है, लाल रंग की होती है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, खतरे के निशान में। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकाश की चाल कम होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि विभिन्न रंग के किरणें का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश का विभिन्न घटक रंगों में बंटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अभी तुरंत हम बताए थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या विचलन। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश प्रिज्म से होकर प्रकाश जो प्रवेश करती है, ठीक है, प्रिज्म से होकर प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में क्या परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। यही अभी हम आपको क्या किए हैं, बताएं। ये प्रकाश का क्या है, वर्ण विक्षेपण है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर के विभिन्न घटकों में क्या हो रही है, बदल रही है। ये प्रकाश का क्या है, वर्ण विक्षेपण। हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, बताइए। अभी तुरंत बताए हैं, क्या होगा, लाल होगा, बैगनी होगा, हरा होगा या पीला होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या नहीं, ये क्या होता है, सबसे कम होता है। और ये पूछ रहा है प्रकाश का वेग किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो बताए बैगनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बैगनी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कांच में प्रकाश के बैगनी रंग का चाल सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसकी विचलन सबसे अधिक होती है और वर्ण पट पर सबसे पहले आ जाती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए, लेंस आप जानते हैं मुख्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल, ये दोनों परावर्तक सतह यदि धंसा है, ये अवतल लेंस हो गया, और दोनों परावर्तक सतह उठा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये हो जाएगा उत्तल और ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, इसका भी 2-3 भाग होता है, इसका भी 2-3 भाग होता है। चलिए लेकिन सिंपल चलते हैं। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब,
याद रखिएगा, उत्तल लेंस से जब भी प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब का गुण है वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। और अवतल लेंस जो है हमेशा कौन सी प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और ये हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक जो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? और सीधा प्रतिबिंब। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है? आभासी। क्या है? आभासी। तो अब बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सीधा और आभासी। आभासी और उल्टा। देखिए, आभासी जब होगा तो हमेशा सीधा ही होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। वास्तविक और सीधा, वास्तविक भी कभी सीधा नहीं होती है, हमेशा क्या होगी? उल्टा होगी। वास्तविक और उल्टा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो बताइए अवतल लेंस क्या है? ये है। और आभासी काल्पनिक, और क्या बनेगा? हमेशा सीधा लेंस में। ठीक है, लेकिन दर्पण में यही काम अलग हो जाता है। उत्तल, ये दोनों विपरीत हो जाएगा। जो हम उत्तल लेंस में पढ़ रहे हैं वो उत्तल अवतल में परिवर्तित हो जाएगा गुण। लेकिन दोनों अलग चीज है। दर्पण से परावर्तन की क्रिया होती है, लेंस से अपवर्तन की क्रिया होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरबीन नेत्रिका होती है। दूरबीन नेत्रिका होती है। बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस, छोटी फोकस दूरी का अवतल लेंस, बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखिए, दूरबीन जो होती है क्या होती है? बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस। दूरबीन में देखिए हमको क्या करना है? दूर के वस्तु को निकट लाके देखना है। ठीक है, और वो वस्तु क्या दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। और छोटा प्रतिबिंब अधिकतर क्या होता है? यह उल्टा होती, क्या होती है? सीधा होती है। तो बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस हो जाएगा। छोटी फोकस दूरी का अवतल लेंस नहीं, बड़ी फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? अवतल लेंस दूरबीन नेत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, वास्तविक और छोटा होता है। देखिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होगा? वास्तविक और छोटा। वास्तविक और क्या हो जाएगा? छोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वास्तविक और नहीं, वस्तु को वो क्या करता है? बड़ा कर देता है। छोटे हुई वस्तु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या करता है? बड़ा। तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है और बड़ा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। कौन सा लेंस होता है? अभी तुरंत पीछे बताया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। कौन हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग। बेलनाकार लेंस जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार की दिक्कतें होती है। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबक में ध्रुव होते हैं। देखिए, चुंबक को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं एक क्या है? आपका चुंबक है। चुंबक की कहानी क्या है आप जानते हैं? यूनान में इसका क्या हुआ है? खोज हुआ है। यूनान में एक चरवाहे के द्वारा, किसके द्वारा? एक चरवाहे के द्वारा, जिसका नाम क्या था? मैग्नस। उस चरवाहे का नाम क्या था? मैग्नस। गाय चराने की क्रिया में क्या देखता है? वो एक झील के नीचे बैठ जाता है और अपने डंटे के नीचे में उसका जो रहता है पत्थर लगा रहता है लोहे का। अचानक क्या हुआ कि उस झील में से एक पत्थर उसके
नीचे चिपक गया, वो डर गया। लेकिन बाद में जब उसको देखा गया, उस पर रिसर्च किया गया, तो पाया गया कि ये ऐसा पत्थर है जो कुछ विशेष प्रकार की वस्तु को चूमने का काम करता है। ठीक है, इसको शुरू में किसिंग स्टोन बोला गया, चुभने वाला पत्थर बोला गया। लेकिन बाद में मैग्नस के नाम पर ही उसका अंग्रेजी नाम क्या रखा गया? मैग्नेट रखा गया, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ठीक है, यह चुंबक की कहानी थी थोड़ी, यूनान के चरवाहे द्वारा खोज किया गया, जिसमें चुंबक में आप देखिएगा दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और एक क्या होती है? साउथ। एक उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है। और जानते हैं ध्रुव पर ही इसका आकर्षण गुण क्या होता है? अधिक होता है। कुछ बातें चुंबक में देख लीजिए, थोड़ा इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन चुंबक से है, बन जाएगा। तो समान ध्रुव के बीच जब समान ध्रुव आएगा, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ रहे, देखिए दो चुंबक हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, इसका भी एन है और इसका भी एस है, समान ध्रुव हो गया। तो समान ध्रुव में क्या होगा और विपरीत असमान ध्रुव में क्या होगा? विपरीत ध्रुव बोलिए या असमान ध्रुव बोलिए, असमान ध्रुव। तो जब समान ध्रुव को हम नजदीक लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? दूर धकेलेगा। और इसके गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण या इसी को क्या बोलते हैं? विकर्षण। ओके, जब चुंबक के समान ध्रुवों को एक साथ रखेंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेगा? दूर धकेलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण या विकर्षण। लेकिन असमान ध्रुव, अलग अलग ध्रुव, यदि हम यहाँ एक चुंबक लाएं और इसका एन है और ये एस है, तो देखिए ये दोनों असमान ध्रुव हो गया। तो ये दोनों होगा एक दूसरे, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा और ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। अर्थात समान ध्रुवों में क्या होता है? असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये चुंबक का गुण है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण या विकर्षण। और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो चुंबक में ध्रुव कितना होगा? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चुंबक में कितना ध्रुव हो जाएंगे? 2। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो चुंबक के सजातीय, सजातीय मतलब समान ध्रुव में क्या होगा हमेशा? बताइए, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा, या दोनों, या कोई नहीं? अभी तुरंत हमने बताया है कि दो चुंबक को सजातीय ध्रुव, एक जैसे ध्रुव, नॉर्थ नॉर्थ को साथ रखेंगे, समान ध्रुव के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण या विकर्षण। यानी दो चुंबक का सजातीय ध्रुव में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखिए, दो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? यानी अलग अलग ध्रुव जो होगा क्या होगा? आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों या कोई नहीं? तो आप अभी जान कि क्या होगा? आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगी? आकर्षण होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोड स्टोन को कहा जाता है? देखिए, लोड स्टोन मतलब चूमने वाला पत्थर की बात कर रहे हैं, तो चुंबक पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और सादी चट्टान। तो लोड स्टोन जो होता है क्या होता है? चुंबक पत्थर होता है, जो मैग्नस के लाठी में सटा था, लाठी के निचले पत्थर की पेंदी, लोहे की पेंदी में। लोड स्टोन को क्या कहा जाता है? चुंबक पत्थर। लोड स्टोन को चुंबक पत्थर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय वस्तु है? देखिए, दो प्रकार की यहां वस्तु का अभी हम बात किए थे जब मैंने आया था। कुछ वस्तु को ही खींचता है, तो जिस वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय वस्तु। और जिसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? अचुंबकीय वस्तु। ठीक है, दो प्रकार की वस्तु चुंबक के लिए। एक ऐसा जो चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, जैसे हो गया लोहा। लोहा चुंबक को अपनी ओर आसानी से खींच लेता है, टीना को खींच लेता है, टीन को खींच लेता है। ठीक है, यानी चुंबकीय वस्तु हो जाएगा Fe
लोहा, टीन का क्या संकेत होता है, Sn। ये सब क्या है, चुंबकीय वस्तु है। लेकिन और चुंबकीय वस्तु होगा अब लकड़ी, पत्थर, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब क्या आ जाएगा आपका और चुंबकीय वस्तु। सल्फर, सल्फर का दूसरा नाम क्या है, गंधक। तो ये सब क्या होता है, और चुंबकीय वस्तु होता है। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, चुंबकीय वस्तु तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, कार्बन, तो क्या आ जाएगा, लोहा क्या हो जाएगा, चुंबकीय। जब एक चीज ध्यान दीजिएगा, धातु ही चुंबकीय या अचुंबकीय होगा, और धातु सभी अचुंबकीय होगा। कोई धातु नहीं है जो चुंबक में क्या करता है, आकर्षित होता है। धातु ही होता है जिसमें से सभी धातु नहीं होती है, कुछ धातुएं होती है, ठीक है। जैसे हो गया लोहा, कोबाल्ट, निकेल, टीन, ये सब चुंबकीय वस्तु है, ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है, यानी चुंबक में कौन टच नहीं होता है, लोहा, गंधक, निकेल, कोबाल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, गंधक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, अचुंबकीय वस्तु है, ये चुंबक में क्या होगा, आकर्षित नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कारक बताइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी आप जानते हैं कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तार में, तो उसके चारों ओर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आकर्षण और विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसके वजह से वह एक तार के चारों ओर कौन सा गुण हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसी क्षेत्र में कि सुई ले जाने पर क्या हुआ, यदि तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके नजदीक हम क्या ले जा रहे हैं, दिक् सूचक यंत्र, चुंबकीय सुई, तो विक्षेपित हो जाती है, इसी को चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो इसमें किस वैज्ञानिक ने इसको पता लगाया था, फैराडे, गिलबर्ट, ऑस्ट्रेड या वोल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, ऑस्ट्रेड थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैग्नेट चुंबक क्या है, इंग्लिश है, और मैग्नेटाइट चुंबक का क्या है, अयस्क है। एक तरह से बोल सकते हैं लोहा का अयस्क होता है। Fe का क्या है, ये अयस्क है मैग्नेटाइट, ठीक है। तो होता है इसका क्या है, Fe3O4, Fe2O3, FeO या FeO2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। एक चीज समझ लीजिए, चुंबक दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है अस्थाई चुंबक, ठीक है, एक क्या होता है, अस्थाई चुंबक, और एक होता है अस्थाई, या उसी को बोलते हैं विद्युतीय चुंबक। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो है क्या इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इस्पात में क्या किया जाता है, देखिए यहां से इस प्रकार से तांबा के तार को क्या किया जाता है, स्फेयर रूप से लपेट दिया जाता है, और यहां पे यदि हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस इस्पात में क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा। ये एक परिनालिका में करते हैं, कांच की परिनालिका में इसके अंदर में क्या करते हैं, हम एक इस्पात रख देते हैं, तो अस्थाई चुंबक का निर्माण हो जाता है। उसमें चुंबक का गुण क्या आ जाता है, बिल्कुल अस्थाई रूप से आ जाता है। और एक चुंबक होता है विद्युतीय। इसमें विद्युतीय चुंबक में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अस्थाई चुंबक किससे बनता है, इस्पात से बनता है, जो कि क्या है, निकेल, लोहा, आयरन से बना हुआ मिश्र धातु है। और नरम लोहा जो है विद्युतीय चुंबक में प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय चुंबक जब तक हम यह विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक उसमें चुंबक का गुण रहेगा, और विद्युत धारा प्रवाहित करना जब बंद कर देंगे तो चुंबक का गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसमें। और एक चीज देख लीजिए, अस्थाई चुंबक का जो शक्ति होता है वो लिमिट होता है, वो फिक्स होता है, उसको बढ़ा घटा हम नहीं सकते हैं। लेकिन विद्युतीय चुंबक का हम बहुत ज्यादा पावर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। विद्युत धारा की क्षमता जितना देंगे
उतना उसमें पावर क्या होगा, बढ़ते जाएगा विद्युतीय चुंबक। तो ये थोड़ा ज्यादा उपयोगी हो जाता है वैज्ञानिक रूप से विद्युतीय चुंबक। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक किसका बनता है, लोहा का, कोबाल्ट का, इस्पात का, एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इस्पात का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत घंटी का चुंबक बना होता है, बताइए विद्युतीय चुंबक ही ना होगा विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी में विद्युतीय चुंबक प्रयोग किया जाता है, और अभी हमने क्या बताया, नरम लोहा का प्रयोग, इस्पात का, तांबा का, पीतल का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल विद्युत धारा के हैं इलेक्ट्रोड स्रोत। अब देखिए ये जो आप देखते हैं बैटरी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो सेलों का क्या होता है, समूह होता है। ये क्या है, एक सेल है जिसमें आप देखते हैं इधर प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है, और इसी को यदि हम एक से अधिक जोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी। तो ये क्या है, विद्युत धारा का एक स्रोत है। सेल क्या है, विद्युत धारा का एक स्रोत है, कि इससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे, इधर से दो तार लेके बल्ब में जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, बल्ब जल उठेगा। ये सेल से जब हम क्या किए, बल्ब जलाने कम किए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, विद्युत धारा का एक स्रोत है सेल, जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड का ये जो रहता है कार्बन का, इसके अंदर एक क्या रहता है, इलेक्ट्रोड प्रयोग किया रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाया जाने पर वो हमेशा टिकता है। देखिए बोल रहा है ये एक क्षर चुंबक है, हमेशा ये जो गुण होगा किस चुंबक में होगा, क्षर चुंबक में होगा, याद रखिएगा। जिससे आप जानते हैं समुद्री यात्री क्या करते हैं, दिशा जानने के लिए क्षर चुंबक का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी धागे से क्षर चुंबक को बांध के लटकाएंगे तो निश्चित रूप से हमेशा ये किस दिशा में रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। इसीलिए इसमें दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का क्या किया गया, नामकरण किया गया। कहा कि इसका गुण है, किसी क्षर चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वो क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा, नॉर्थ और साउथ में, ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकेगा, नॉर्थ साउथ में ही। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुकता है, और जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रुकता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा की ओर रुकता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हो गया, किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाया जाने पर वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करेगी, रुकेगी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। चुंबक में आकर्षण शक्ति कहां महत्तम होती है। अभी हमने बताया आपको कि चुंबक का जो है आकर्षण शक्ति होती है कहां सबसे ज्यादा होती है, नॉर्थ में ध्रुव पर या साउथ ध्रुव पर, या ये मध्य भाग, ये क्या हम बोलेंगे इसको, बीच मध्य भाग। थोड़ा देखते हैं, अभी हम बताए थे कि आकर्षण शक्ति कहां होगा, दोनों ध्रुव पर होगा। चुंबक का आकर्षण शक्ति कहां अधिक होगा, ध्रुवों पर होगा, दोनों ध्रुव पर होगा, और बीच में आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। तो इसका क्या होगा, दोनों ध्रुव पर, बीच में केवल उत्तरी ध्रुव केवल दक्षिण ध्रुव, ऐसा नहीं है, दोनों ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युतीय चुंबक प्रेरण के सिद्धांत का खोज किसने किया था, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, जिसके सिद्धांत पर डायनेमो जनित्र जनरेटर का आविष्कार किया गया। आप जानते हैं ये फिजिक्स के दुनिया में क्रांति ला दिए वैज्ञानिक, जब विद्युतीय चुंबक प्रेरण सिद्धांत की खोज हुआ था, क्योंकि अब हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे, प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे। और ये काम किए माइकल फेराडे ने, डेनियल ने, वोल्टा ने या लेप्लांसे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। ये वोल्टिया सेल का आविष्कारक है वोल्टा जी, डेनियल सेल का आविष्कार डेनियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिए, माइकल फेराडे ने। तापन अवयव का गलनांक, देखिए तापन अवयव मतलब हीटर, जो घर में हम खाना बनाने में हीटर का प्रयोग करते हैं, वो बोल रहा है कि उसका गलनांक जो होता है क्या होता है, बहुत उच्च होता है, बहुत कम होता है, दोनों ही हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते हैं कि
उष्मा की वहां जितना अधिकता होगी भोजन उतना अच्छा से पकेगा। तो अधिक उष्मा के लिए गलनांक भी उसका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कम गलनांक रहेगा तो तुरंत टूट जाएगा। आप जानते हैं फिलामेंट का जो हम प्रयोग करते हैं, फिलामेंट का बल्ब में, ठीक है, इसकी गलनांक क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अधिक उष्मा आने पर यह फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है और बल्ब यंत्र जो है क्या हो जाता है, विद्युतीय यंत्र सब सुरक्षित रह जाता है। तो वहां हम क्या करते हैं, कम गलनांक वाले अवयव का प्रयोग करते हैं, जिसका फिलामेंट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंबल होता है W, ठीक है, ये बल्ब में। तो लेकिन तापन अवयव में हम किसका प्रयोग करते हैं, फिलामेंट का, नाइक्रोम का। किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का, ठीक है। निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। इसी का प्रयोग करते हैं, जिसका तापन अवयव का गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। धातु में विद्युत धारा का कण का प्रभाव होता है। अब बताइए, बोल रहा है कि किसी भी धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वायर में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मानिए ये एक तांबा का तार है, आप सब जानते हैं, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ये तीन जो है संकेत लिख देते हैं, Al, एल्युमिनियम, चांदी, Ag, ठीक है। इस तीनों में सबसे अधिक विद्युत का जो चालन तीव्र गति से करता है, अच्छा चालक सबसे माना जाता है कौन, चांदी। सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा चालक है आपका, लेकिन ये थोड़ा महंगा हो जाता है, इसलिए हम लोग तार में या तो एल्युमिनियम का प्रयोग घर में करते हैं या तांबे का प्रयोग करते हैं। तो बोलता है इससे जो विद्युत धारा प्रवाह होता है, इससे जो विद्युत धारा प्रवाह होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं किसी भी पदार्थ का निर्माण परमाणु से होता है। किसी भी पदार्थ का निर्माण क्या होता है, परमाणु से। जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण बताया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। लेकिन परमाणु का 3 मौलिक कण फिर बाद में बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पर क्या रहता है, प्लस माइनस बराबर मात्रा में उदासीन रहता है। क्या रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। और विद्युत धारा जो प्रवाह होता है किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, ऋणात्मक आवेश के वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज का ये जो 50 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।